आज से बहुत सालों पहले अमेरिका को अपने देशवासियों को और पूरी दुनिया को ये दिखाना था कि वो किसी भी मामले में रशियन से पीछे नहीं है और वक्त आने पे वो उनका मुकाबला कर सकते हैं और उनको हरा सकते हैं। और इसी बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने प्लान किया कि वो मून के ऊपर एक न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड करेंगे। इस प्लान में आगे गया हुआ और फाइनली इसका रिजल्ट क्या निकला, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। कहानी शुरू होती है साल 1957 से। तारीख है अक्टूबर 4। आप में से जो भी लोग स्पेस के बारे में जानने में रुचि रखते हैं उन सारे लोगों के लिए ये एक डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो तारीख है जब पहली बार इंसान ने एक मैन मेड सैटेलाइट भेजी थी अंतरिक्ष में। इस सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक 1 और इसको भेजा था रशियंस ने। जब ये न्यूज़ सामने आई कि सोवियत लोगों ने एक सैटेलाइट स्पेस में भेज दी है तो पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन होने लगा। मानवता के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि हमने पहली बार अंतरिक्ष को टच किया है। बट अमेरिका में माहौल कुछ और था। अमेरिकन जनता और अमेरिकन गवर्नमेंट बहुत हैरान थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो सोवियत लोगों से पहले अपना एक सैटेलाइट स्पेस में भेज देंगे। बट इस रेस में सोवियत लोगों की जीत हुई और इस बात का जवाब अमेरिका को देना था। अमेरिकन गवर्नमेंट को अपनी जनता को ये दिखाना था कि ये जो स्पेस रेस चल पड़ी है इसमें हम पीछे नहीं है। अगर पहले सैटेलाइट भेज भी दी सोवियत लोगों ने तो क्या हुआ, हम भी उनको कुछ करके दिखाएंगे। जब ये सैटेलाइट सोवियत यूनियन ने भेजी तो अमेरिका को ही प्रॉब्लम क्यों हुई, किसी और कंट्री को क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो टाइम था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन में कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद, यानी 1945 के बाद। और इसमें दो साइड्स हो गई थी। एक तरफ थे वेस्टर्न ब्लॉक यानी वेस्टर्न कंट्री जिसको लीड कर रहा था अमेरिका, और दूसरी तरफ थे ईस्टर्न ब्लॉक जिसमें सोवियत यूनियन लीड कर रहा था। इस पूरी लड़ाई में जो बहुत दशकों तक चली थी, इन दोनों कंट्रीज में लड़ाई नहीं हो रही थी, बट ये कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे थे कि कैसे दूसरे साइड को नीचा दिखाएं और ये प्रूव करे दुनिया को कि हम ज्यादा ताकतवर हैं। तो अगर सोवियत यूनियन ने कोई वेपन बनाया तो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन अमेरिका बनाएगा, फिर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन सोवियत यूनियन बनाएगा। तो इस तरह से एक रेस चल रही थी। अब सोवियत यूनियन ने एक सैटेलाइट स्पेस में भेज दी थी, तो इसको बीट करने के लिए यानी इसको वन अप करने के लिए, इससे अच्छा करने के लिए अमेरिका ने क्या प्लान किया, उन्होंने कहा कि हम मून के ऊपर एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करेंगे। अपनी इस आइडिया को लेके अमेरिकन एयरफोर्स अमेरिका के एक जाने माने फिजिसिस्ट और एजुकेटर के पास गई जिनका नाम था लेनर्ड रेफल। ये उस समय यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में पढ़ा रहे। तो एयरफोर्स ने इनको अप्रोच किया और कहा कि हम ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, क्या हम मून के ऊपर एक्चुअली एक रॉकेट भेज के वहां पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करवा सकते हैं? और अगर हमने एक्सप्लोजन करवाया तो क्या ये एक्सप्लोजन धरती से जनता को दिखाई देगा कि नहीं? ऑफिशियल भाषा में उन्होंने इसको कहा द विजिबिलिटी एंड इफेक्ट ऑफ अ हाइपोथेटिकल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑन द मून। और सीक्रेट में इसको नाम दिया गया प्रोजेक्ट A119। ये अमेरिका का एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था, यानी बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता था। लेनर्ड रेफल के कुछ आइडियाज थे इस बात को लेके, और वो जानते थे कि जितनी उनकी नॉलेज है वो काफी नहीं पड़ेगी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, तो वो कुछ और रिसर्चर्स को अपने साथ में लेके आए। इनमें से एक थे जेरार्ड क्यूपर। अगर आपने स्कूल में स्पेस की क्लासेस में ध्यान दिया है तो आपको पता होगा कि नेपट्यून के बाद एक बड़ी सी डिस्क है जिसमें बहुत सारी आइसी बॉडीज हैं और बहुत सारे कॉमेट्स हैं। तो ये जो डिस्क है नेपट्यून के बाद, इसको क्यूपर्स बेल्ट कहते हैं, और जेरार्ड क्यूपर ने ही इस बेल्ट की खोज की थी। जो दूसरे रिसर्चर वो अपने साथ इस टीम में लेके आए उनका नाम था कार्ल सेगन। और कार्ल सेगन को पूरी दुनिया जानती है। ये अमेरिका के एक बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट और एक टीवी प्रेजेंटर थे जिन्होंने कॉस्मोस शो को होस्ट किया। और ऐसा कहा जाता है कि अमेरिकन जनता को स्पेस के बारे में जितना कार्ल सेगन ने सिखाया है उतना आज तक कोई सिखा नहीं पाया। इन सारे साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर मंत्रणा की कि कैसे हम इसको प्लान करेंगे, और अगर एक्सप्लोजन होता है मून के सरफेस पे तो जब इतना सारा डस्ट हवा में उड़ेगा तो हमको मून के सरफेस के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। हमको पता चलेगा कि क्या सरफेस पे कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल है, क्या मून पे लाइफ हो सकती है या कभी पास्ट में लाइफ थी। ये बहुत सारी बातें हमको पता चलेंगी। बट मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सरफेस पे एक्सप्लोजन होना चाहिए और वो एक्सप्लोजन दिखना चाहिए। अमेरिकन गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी एक्सप्लोजन करना था, क्योंकि अभी स्पुतनिक लॉन्च हो चुका था, और अगर अमेरिका को दुनिया को दिखाना था कि उनमें भी कुछ बात है, तो ये जो टेस्ट है प्रोजेक्ट A119 ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए। अमेरिकन गवर्नमेंट की टेंशन 1957 के नवंबर में और बढ़ गई, क्योंकि 1 नवंबर को एक अफवाह अमेरिकन जनता के सामने आई। उसमें यह कहा था कि सोवियत यूनियन ने पहली सैटेलाइट तो भेज दिया स्पेस में, अब वो मून को जाके एक एक्सप्लोजन करेंगे मून के ऊपर और मून को आधा हिस्सा उसका उड़ा देंगे। इस अफवाह के बाद और भी अमेरिकन गवर्नमेंट को लगा कि हमने अगर कुछ पहले नहीं किया तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। अब प्रोजेक्ट A119 को सीरियसली लेने लगे और पूरा देखने लगे कि कैसे इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो पहले देखना था कि क्या एक्चुअली हम मून के ऊपर कोई चीज भेज सकते हैं। इसका आंसर था यस। स्पुतनिक 1 पहली मैन मेड सैटेलाइट थी जो अंतरिक्ष में पहुंची थी।
बट पहली बार जब कोई मैन मेड ऑब्जेक्ट मून पे गया था ये हुआ था 1959 में, और ये भी सोवियत यूनियन ने ही किया था। उसके 3 साल के बाद 1962 में अमेरिका ने भी अपना एक प्रोब मून के सरफेस पे क्रैश कराया। ये जो क्रैश हुए थे मून के सरफेस पे, इसको हार्ड लैंडिंग कहते हैं। और भारत ने साल 2023 में चंद्रयान 3 के अंतर्गत एक सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी मून के ऊपर। तो इसे आप देख सकते हैं कि मून के ऊपर लैंडिंग करवाना कितनी बड़ी बात थी। बहरहाल साइंटिस्ट लोग इस बात को लेकर तो कन्विंस हो गए कि धरती से लॉन्च करके हम एक न्यूक्लियर बॉम्ब को मून तक भेज तो सकते हैं। अब नेक्स्ट बात यह है कि एक बार वो एक्सप्लोजन हुआ मून के सरफेस पे, तो क्या धरती से नॉर्मल जनता को दिखाई पड़ेगा? तो देखिए, जितने भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स आज तक के मानव के इतिहास में हुए हैं, उन सारे एक्सप्लोजन्स के बाद एक बड़ा सा क्लाउड उठता है। इसको मशरूम क्लाउड कहते हैं। ये दिखने में बिल्कुल मशरूम की तरह होता है, और ये होता है इसलिए क्योंकि जब एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो उसमें बहुत सारी हीट जनरेट होती है, और जब वो हीट हवा में ऊपर उठती है तो एटमॉस्फेयर की वजह से ऊपर जाके वो हीट पूरी तरह से फैल जाती है, और दिखने में एकदम लगता है कि एक मशरूम का क्लाउड है। अगर आप हिरोशिमा नागासाकी की बॉम्बिंग की फोटो देखेंगे तो उसमें आपको मशरूम क्लाउड नजर आएगा। उसके बाद अमेरिका ने, सोवियत यूनियन ने जितने भी न्यूक्लियर टेस्ट किए जमीन के ऊपर, उन सब में ये मशरूम क्लाउड बना था। तो क्या ये मशरूम क्लाउड मून पे भी बन सकता है? इसका आंसर था नहीं। मशरूम क्लाउड बनने के लिए आपको हवा चाहिए होती है, यानी एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। अब धरती के ऊपर तो एक मोटा सा एटमॉस्फेयर है, बट मून के ऊपर एटमॉस्फेयर बिल्कुल ना के बराबर है। वहां पे हवा ही नहीं है। मून के ऊपर है वैक्यूम, और इसी वजह से अगर आप कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन मून पे करेंगे तो आपको वो मशरूम क्लाउड नजर नहीं आएगा। ये बहुत ही हताश करने वाली बात थी अमेरिका के लिए, बट ये फिर भी था कि ये एक्सप्लोजन तो होगा और बहुत ब्राइट लाइट नजर आएगी, तो फिर भी कुछ तो नजर आएगा। तो ये बात आगे तो चल रही थी, बट प्रोजेक्ट A119 को जनवरी 1959 में रद्द कर दिया गया। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता। इसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी ये है कि अमेरिकन गवर्नमेंट डर रही थी। उनको ये लग रहा था कि अगर हमने इसको लॉन्च किया धरती से और रास्ते में जाके कहीं कुछ फॉल्ट हुआ और ये न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया ना, तो बहुत सारे मासूम लोग मारे जाएंगे और खतरनाक रेडिएशन हवा में फैल जाएगी और बहुत दूर दूर तक जमीन खराब हो जाएगी, फसलें खराब हो जाएंगी, पानी खराब हो जाएगा। इस वजह से इस मिशन को हमको लॉन्च ही नहीं करना चाहिए। दूसरी थ्योरी यह है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ये बात सोच के नर्वस थी कि हम इस एक्सप्लोजन को करेंगे दुनिया के सामने अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए। बट अगर दुनिया ने और हमारी खुद की जनता ने इस बात को ऐसे देखा कि क्यों इन्होंने एक अच्छे खासे मून के सरफेस को खराब कर दिया, उस पर धब्बा लगा दिया, क्यों किया उन्होंने ऐसा, और इस बात से अमेरिकन गवर्नमेंट की ही रेपुटेशन खराब हो जाएगी अपनी जनता की नजर में, तो वो भी गलत ही है। तीसरी थ्योरी यह है कि ये डर था कि अगर हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया मून के ऊपर तो वहां पे जो रेडिएशन फैलेगी उसकी वजह से हम बाद में कभी मून के ऊपर मैन मिशंस नहीं भेज पाएंगे, इंसानों को नहीं भेज पाएंगे। और चौथी थ्योरी ये है कि जितने भी इसमें साइंटिस्ट लोग इन्वॉल्व थे वो ये कह रहे थे कि हम क्यों न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करवा रहे हैं, इससे ज्यादा बेहतर कुछ कर सकते हैं जिससे हमारी जनता इंप्रेस होगी, और वो है इंसानों को मून पे भेजना। और इसीलिए फिर जो पहला मैन मिशन था जो मून पे गया था वो अमेरिका ने ही भेजा था। जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम रखा था मून के ऊपर, वो अमेरिकन सिटीजन ही थे। रीजन चाहे जो भी हो, बट ये बात कंफर्म्ड है कि जनवरी 1959 में इस मिशन को हमेशा हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया। और इस प्रोजेक्ट में जो मेन साइंटिस्ट थे लेनर्ड रेफल, उन्होंने साल 2000 में इस बात को पब्लिकली कहा कि हाँ ऐसा एक मिशन हम लोग प्लान कर रहे थे। और नवंबर 1957 में जो अफवाह उड़ी थी कि सोवियत यूनियन भी प्लान कर रहा है कि एक मिशन भेजे मून के ऊपर, वहां पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करवाया जाए, वो अफवाह गलत थी। बट ये बात सच है कि सोवियत यूनियन ने कुछ मिशंस प्लान किए थे मून को सोच। E1 हुआ था 1959 सितंबर में, जब सोवियत यूनियन ने अपना एक प्रोब क्रैश करवाया था मून के सरफेस पे। E2 हुआ इसी साल के अक्टूबर के महीने में, जब सोवियत यूनियन का लूना 3 मून के डार्क साइड की तरफ गया और वहां से फोटोज क्लिक करके धरती पे भेजी। E3 का मिशन था कि वो मून के पास जाके पूरा उसका फ्लाई अराउंड करेगा, बट ये मिशन फेल हो गया। और E4 का ऐसा कहा जाता है कि ये मिशन था कि मून के ऊपर जाके एक छोटा सा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करेंगे। जो भी हो, फिक्स्ड बात यह है कि आज तक भी मून के ऊपर कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं किया गया। और एक अच्छी बात है, क्योंकि आप सोच के देखिए कि जब आप रात में चंद्रमा देखते हैं तो आपको एक सुंदर सा गोल गोल चंद्रमा नजर आता है, बट अगर उस पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाता तो उसकी क्या हालत होती। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।